नमस्कार बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स की तृतीय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध का किस तरह से यूज है, क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध का यूज आराम से पता है आपको, धारा प्रवाह में बाधा। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, दो तरह से लिखा जाता है, एक नियत प्रतिरोध और एक परिवर्तित प्रतिरोध, जिसको अपन ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अपन देखते हैं आगे प्रतिघात। जो प्रतिघात होता है, प्रतिघात जिसको अपन कहते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस को आपने पढ़ रखा है 12th क्लास के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा के अंदर। इसको आपने इसको एक्स से लिखते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंस दो तरह से होता है। एक होता है आपके जिसको अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, इसको लिखते हैं एक्स एल से। और दूसरा जो होता है वो होता है धारित्य प्रतिघात। धारित्य प्रतिघात। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रतिघात जो है वो हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और धारित्य जो प्रतिघात है हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं एक्स सी से। ठीक है, अब ये जो एक्सएल होता है वो प्रेरक कुंडली के लिए यूज में आता है, और जो एक्ससी है वो संधारित्र के लिए यूज में आता है। ठीक है, ये क्या करता है? एक्सएल करता है धारा प्रवाह को नियंत्रित, धारा प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है, और जो एक्ससी है वो क्या करता है? वोल्टता प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है, वोल्टता प्रवाह को नियंत्रित करता है। अब जो अपने प्रतिघात होते हैं वो पता ही है आपको क्या करते हैं। प्रतिघात एक्चुअल में वास्तव में ये जो एक्स और जो आर है, ठीक है, इनको कंबाइंड रूप में अपन लिखते हैं जेड के अंदर। तो जो जेड होता है वो क्या होता है? जो जेड होता है उसको अपन कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कह दो या आप कह दो इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस जिसको अपन लिखते हैं जेड से लिखते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जेड क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि किसी भी परिपथ में जिसके अंदर तीनों चीज़ें जुड़ी हुई होती है, प्रतिरोध भी है, प्रेरण कुंडली भी है, और संधारित्र भी है। ठीक है, उसके अंदर ये इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपने जेड इंडक्टेंस, हाँ, इम्पीडेंस को पढ़ रखा है, वो होता है प्रतिरोध और प्रतिघात का एक तरह से कंबाइंड फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको अपन लिखते हैं जेड बराबर आर प्लस आयोटा एक्स। ठीक है, ये एक्स वही है, अपना प्रतिघात वाला एक्स है। तो इसका जो परिमाण होता है जेड का वो होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने काम ले रखा है। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला काम ले रखा था आर बराबर आर प्लस आयोटा एक्स एल माइनस एक्स सी, या एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, तो इस एसी परिपथ के अंदर ये इस तरह का प्रतिघात आपने प्रतिबाधा काम ले रखी है। ठीक है, तो आप इससे परिचित हो। ठीक है, वैसे जेड होता है प्रतिबाधा, इसका जो व्युत्क्रम होता है उसको अपन कहते हैं प्रवेश्यता, जिसको अपन लिखते हैं एडमिटेंस है। एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है? एडमिटेंस होता है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम। तो हम सामान्य भाषा में परिभाषित कर सकते हैं कि जो किसी परिपथ के अंदर प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होता है उसको प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है, एडमिटेंस कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो अपने पास में जो टर्मिनोलॉजी यूज में आ रही है, इसके साथ में अपने पास कुछ वर्ड यूज में आएंगे, जैसे लूप, लूप कह दो या मैश कह दो। ठीक है, लूप या मैश, जिसको अपन हिंदी में लूप या मैश ही कहेंगे। ठीक है, जैसे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे केवीएल का और केसीएल का, किरचॉफ के वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो, इसके अंदर ये वर्ड सब सारे यूज में आने वाले हैं। एक्चुअल में अपन ये सब जो चीज़ सीख रहे हैं वो नेटवर्क थ्योरम के अंदर अलग सर्किट सॉल्व करेंगे, तो उस सर्किट सॉल्व करने के अंदर इस तरह की डायरेक्ट बात आएगी कि परिपथ का प्रतिबाधा इस तरह से है, या प्रेरणिक प्रतिघात इस तरह से है, या लूप क्या है। ठीक है, किसी नोड क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन को डायरेक्ट यूज में लेना पड़ेगा। तो लूप, लूप की बात करते हैं। तो लूप क्या होता है? लूप वास्तव में कोई भी एक बंद परिपथ होता है जिसमें अपन शुरुआत जहाँ से करते हैं वहीं से ख़त्म करते हैं। जैसे ये कोई सर्किट है, ठीक है, अपन लूप को समझते हैं तो अपन एक सर्किट लेते हैं एग्जाम्पल फॉर्म में। ये कोई अपना वोल्टा स्रोत है, ठीक है ना, और ये परिपथ है, ठीक है, और ये भी प्रतिरोध है, ठीक है, और ये और कोई वोल्टा प्रतिरोध हो गया।
और यहाँ पे कोई और बैटरी होगी। तो ये अपना जो परिपथ है, इस परिपथ के अंदर अपन इसको नाम दे दिया ABCDE और F। तो जो लूप होगा वो लूप या मैश इस तरह चलेगा। जैसे अपन ये शुरुआत कर रहे हैं, अपना लूप है A, तो A से अपन पहुँचे B पर, B से अपन पहुँचे C पर, हाँ C पर नहीं, अपन यहाँ पे चलेंगे आगे से आगे, तो ये लूप चेंज हो जाएगा। ये जो लूप रहेगा वो यहाँ से चेंज हो रहा है, इसमें ये धारा इस तरह से प्रदर्शित करेंगे अपन। तो A से B, B से E पे आएंगे, A से B, B से E, और E से अपन जाएंगे F पर, और F पर अपन आएंगे A पर। ठीक है, तो जहाँ से अपन शुरुआत की वहीं से अपन एंड किया। A से B, B से F, B से E, E से F और F से A। अपन इसको उल्टा भी मान लेते हैं, A से F मान सकते थे, F से E, E से B और B से A। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके अंदर अपना जो साइन का मामला रहेगा वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। लेकिन लूप आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। ठीक है, और जैसे दूसरा लूप मानेंगे इसी परिपथ के अंदर, तो दूसरा लूप क्या होगा, B से अपन C जा सकते हैं, C से D जा सकते हैं, D से E और E से B। और इसका अपन उल्टा चलें, B से अगर E चले और E से D चले और D से C चले और C से B चले, तो वो भी एक लूप ही है। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर अपने पास दो लूप बनेंगे। ठीक है, तो किसी भी सर्किट के अंदर अपन को लूप बनाना है तो सिंपल सी बात होगी, जहाँ से अपन ने परिपथ की शुरुआत की वो बंद होना चाहिए वैसे। ठीक है ना, जैसे ये बंद है, क्लोज है सर्किट। ठीक है, तो अपन ने ए से शुरुआत की, तो ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए। ऐसा नहीं ए से बी चले गए, बी से सी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, ये लूप नहीं माना जाएगा। ये पूरा लूप नहीं है, ये पूरा लूप है, एक दूसरा लूप हो गया। ठीक है, आप सर्किट में कितने लूप लो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, जैसे अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है नोड। ठीक है, लूप के साथ में अपने पास में नोड आता है, नोड कह लो या जंक्शन कह लो, जिसको हम संधि भी कहते हैं, संधि कह दो या बिंदु कह दो। ठीक है, संधि या नोड या बिंदु कुछ भी कहो। ठीक है, क्या होता है कि अपन दो तार को जोड़ते हैं, जैसे ये एक प्रतिरोध है और ये एक दूसरा कोई प्रतिरोध तार है, तो इसके अंदर क्या होती है, जो धारा प्रवाहित होती है वो क्यों धारा इसमें प्रवाहित होगी। लेकिन अपन ने इसी के साथ में एक और प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी, जैसे मान लो इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें I-I1 धारा प्रवाहित होगी। ये जो 5 एम्पीयर की धारा आई है, जैसे यहाँ पे ये सपोज करो 5 एम्पीयर धारा यहाँ से आ रही है, तो ये 2 एम्पीयर की है, तो पीछे 3 एम्पीयर की धारा रहेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अपने धारा का विभाजन हो गया। ठीक है, तो धारा का विभाजन जहाँ पे होता है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, अपन दो तार लेते तो धारा का विभाजन नहीं होता। अपन दो तार लेते तो उसमें इसमें जो धारा बह रही होती थी वही वो इसमें धारा बह रही है, तो जो धारा इसमें होगी वो धारा इसमें, तो वो कोई नोड नहीं है। ठीक है, अपन ने दो से ज़्यादा जैसे 3 लिए यहाँ पे, तो वहाँ पर धारा का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो ये अपन नोड मानेंगे, जंक्शन मानेंगे, संधि बिंदु मानेंगे। ठीक है, और अगर अपने पास में 2 से जगह 4 होते तो भी ये नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी धारा का विभाजन हो रहा है, कैसे ही हो। ठीक है, ज़्यादा है, 5 है, तब भी वो नोड है। तो आप नोड का सीधा मतलब समझ के होंगे कि किसी भी चालक तारों का ऐसा समूह जिसके अंदर क्या होता है, धारा का विभाजन होता है। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं नोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है कि अलग अलग शाखा है ना, आपस में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपन ये जो अपन ने वर्ड काम लिए वो सारे वर्ड जो अपन काम लेंगे अपने सर्किट सॉल्व के अंदर। तो शुरुआत करेंगे सबसे आसान थ्योरम जो आपने 12th में पढ़ भी रखी है, ठीक है ना, किरचॉफ के नियम से। तो अपन देखते हैं किरचॉफ के कौन कौन से नियम है। तो किरचॉफ ने उन सर्किट को सॉल्व करने के लिए नियम दिया जिनके अंदर एक से अधिक लूप हो या नोड हो। ठीक है, सामान्य परिपथ को अपन ओम के नियम से, ओम का नियम सबको याद है, ओम का नियम, ओम का नियम विभव बराबर प्रतिरोध इंटू धारा। ठीक है, तो सामान्य परिपथ अपन ओम के नियम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिनके अंदर बहुत सारे नोड हैं उनको अपन ओम के नियम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ के नियम को कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से उसका यूज करते हैं, कितने नियम है, उसको अपन पढ़ेंगे।